चलो बेटा, सबसे पहले ये बात ध्यान में लेंगे कि अभी हमारी आज आखिरी क्लास है। कल से आप लोगों को घर से निकलने के लिए बहाना नहीं मिलेगा। कॉलेज तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर कॉलेज को जाएंगे, फिर इधर आएंगे। इससे अच्छे से कॉलेज को जाना और हो सके जितना कम टाइम पास करिए, जितना टाइम मिल रहा है उसको अच्छे से यूटिलाइजेशन में रहिए। थोड़ा सा ढंग का टाइम टेबल बनाइए। जिन बच्चों को कॉलेज में कुछ है नहीं, वो लोग अभी लास्ट का टाइम जो है उसको बहुत क्रूशियल समझ के, जीवन का आखिरी समय है ऐसा समझिए। इस प्रिपरेशन में अब आगे कौन 12 आपको रिपीट करने देगा या क्या करेगा, तो पूरा जोर लगा दीजिए इसमें, पूरा का पूरा। जैसे पूरा दिन खाली पड़ा है तो छोटे छोटे स्मॉल टाइम इंटरवल्स बनाइए, स्मॉल यूनिट्स ऑफ टाइम, 1.5 2 घंटा, उससे ज़्यादा कंटिन्यूस मत बैठिए। और बाकायदा टाइम दीजिए टाइम पास करने के लिए, ताकि ढंग से पढ़ाई कर सकें। फॉर एग्जाम्पल, अगर दिन भर खाली हो तो हमेशा याद, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जब भी आपके पूरा दिन है ना, तो अभी यहाँ से आगे पूरा दिन रहेगा। जैसे कॉलेज में आप प्रीलिम के लिए जा रहे हो, तो वो अगर एज ए फॉर्मेलिटी जा रहे हो, हाँ एज ए फॉर्मेलिटी जा रहे हो, ये बेटा जल्दी आ जाओ, इधर आके बैठ जाओ। अभी तो वैसे भी आपके दुश्मन बैठा हुआ है, उसको दे के निकल आइए। फॉर्मेलिटी में जा रहे हो ना, उसको दे के निकल आइए, अगर देना कंपलसरी है तो। अब एक बेटा, अब होगा यहाँ से आगे होगा क्या आपके साथ, मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास या तो पूरा दिन खाली रहेगा या फिर किसी दिन आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। अब ये बात आप तय कीजिए कि आपका कॉलेज में कब से कब तक टाइम जाने वाला है, देना पड़ेगा ही। जैसे प्रीलिम के लिए जा रहे हो तो टाइम फिक्स है, 11 से 1 का प्रीलिम होगा, मान लीजिए पेपर होगा, तो आपको देखना है कि 11 से पहले 1 घंटा आप घर से निकले और 1 के बाद 1 घंटे बाद घर पे आ जाए, 2 बजे आ जाए। तो 10 से 2 बजे का टाइम आपने कॉलेज के लिए दे दिया। अब 10 से पहले आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, उसके लिए टाइम निकालिए, और 2 के बाद का शेड्यूल कैसे बनाना है वो देखिए। अब मेन चीज क्या होगी इसके अंदर, जिस दिन आप पूरे खाली हो, देखो 2 चीजें होती है। जिस दिन आदमी पूरा खाली होता है ना, उस दिन सुबह या तो लेट उठता है। आप ऐसा शेड्यूल रखिए उस दिन कि जैसा आपका कोचिंग चल रहा है, उससे क्या होता है, थोड़ा सा हिम्मत आती है और रेगुलरिटी मेंटेन होती है। जैसे मान लो कि अब कल से आप नहीं आ रहे और कहीं जाना भी नहीं है, तो सुबह जल्दी ही उठिए, क्योंकि सुबह उठने का एक फायदा ये होता है कि दुनिया तब सो रही होती है। जी सर। उस समय में आप कुछ ना कुछ ढंग का पढ़ लोगे। जैसे 5 बजे अगर नेचुरली आप उठ सकते हो तो 5 बजे उठिए, 5:30 से लेकर तो 8 साढ़े 8 बजे तक एक अच्छा आपका पढ़ाई का हो जाएगा। और सुबह के समय में ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसमें रुचि है, जो समझ में आता है, जैसे मैथ्स है हमारा, ठीक है। तो सुबह का 3 घंटे एक बार निपटा दिया, फिर आप थोड़ा बहुत वक्त गुजार सकते हो। बस एक ही चीज याद रखनी है, ये बेटा एक ही चीज याद रखनी है कि टाइम देके टाइम पास कीजिए। जैसे आपने 9 बजे तक पढ़ लिया सुबह, अब आपको आधा घंटा टाइम पास करना है, कुछ भी करना है, सोशल मीडिया पे टाइम पास करना है, यूट्यूब देखना है, कुछ रील्स देखनी है, किसी से गप्पे मारने हैं, कुछ टीवी देखना है, टाइम फिक्स कीजिए, आधा ही घंटा देखना है, फिर 1 मिनट भी ज्यादा मत दीजिए, फिर पढ़ाई में लग जाइए। क्योंकि जिस तरीके के आप लोग हो, जितना मैंने आपको जाना है, मुझे नहीं लगता कि आप हेवी टाइम टेबल जो है उसको पचा पाएंगे। एक दिन के लिए नहीं पचा पाएंगे। हेवी वाला नहीं पचा पाते बेटा। हेवी का मतलब होता है कि इसमें बिल्कुल टाइम जरूरी चीजों के लिए है। हाँ, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि दोपहर में थोड़ा बहुत सो भी सकते हो। तो अगर मतलब ऐसा मत कीजिए कि दिन के आपके पास 16 घंटे है और उसमें से 14 घंटे का टाइम टेबल बनाया, 2 ही घंटे का किया। ये मत कीजिए, कायदे से टाइम टेबल बनाइए, 6-7 घंटे का ही बनाइए। अब क्योंकि एग्जाम आवर्स है तो दिन भर खाली हो तो 8 घंटे आराम से पढ़ सकते हो। 3 घंटे सुबह पढ़ लिया, 2 घंटे दोपहर में पढ़ लिया, 3 घंटे शाम को पढ़ लिया, बात खत्म कर दी बीच में। तो इसमें करना क्या है, अभी पूरा फोकस हो जाइए आपकी जो बोर्ड्स एग्जाम है उसके ऊपर, क्योंकि बोर्ड्स भी दे रहे हो तो ऐसा नहीं कि कुछ टाइम पास कर रहे हो। वो प्रिपेयर करते करते आपका सीईटी का प्रिपरेशन हो जाएगा, अगर ढंग से बोर्ड प्रिपेयर कर रहे हो।
ढंग से का मतलब क्या? ढंग से का मतलब एक ही चीजों को समझ के, जैसे फिजिक्स में अगर आप बोर्ड का पेपर लिखने जा रहे हो तो काफी सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा। क्या उसका फायदा आपको सीटी पेपर में नहीं होगा? आप केमिस्ट्री पूरा याद रख रहे हो, पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी है, या फिर एक ही बुक है आपका 12th का, एक ही बुक है, उसको पूरा याद कर रहे हो, 11 के टॉपिक है। अब उसमें होता क्या, इनऑर्गेनिक होता है, उसमें याद ही तो करना है आपको, ऑर्गेनिक की रिएक्शन से वो भी तो याद ही करनी है, उससे आपको सीटी में फायदा नहीं होगा, पूरा थ्योरेटिकली तो पेपर होता है। तो पढ़ाई ऐसे कीजिए कि जिसका आगे भी आपको यूटिलाइजेशन होने वाला है। आप अगर अपेक्षित भी करते हो तो भी वो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो मायने में काम आएगा ना। सिर्फ ऐसा मत कीजिए कि रट्टा मार रहे हो या फिर कुछ ना कुछ करना है। और अगर बहुत ज्यादा नहीं कर पा रहे हो तो पहले से डिसाइड करो कि मुझे इतना परफेक्ट करके जाना है, जैसे 1 2 3 मार्क के सवाल मुझे अच्छे करके जाने हैं अपेक्षित से, बस खत्म होगी बात, इससे ज्यादा मैं लोड नहीं ले सकता। अगर ऐसा लग रहा है तो उतना फिक्स कर दीजिए और उसी के ऊपर आज से प्रहार करना शुरुआत कर दीजिए। बिल्कुल मैथ्स को पूरा करना है। मैथ्स में तो बिल्कुल मतलब ऐसा सोच लीजिए कि अभी 15 तारीख को मैं पेपर ले रहा हूँ आपका बोर्ड पैटर्न वाला, तो टारगेट यही रखिए 15 तक आपको पूरा निपटा देना है उसको। आई बात समझ में? 15 तक पूरा ही निपटाना है ताकि बाकी बचे हुए दिन आप बाकी सब्जेक्ट को दे सकते हो, मैथ्स को रिवाइज कर सकते हो। मैथ्स में आपने टेक्स्ट बुक भी बढ़िया तरीके से कर लिया तो भी आपका सीटी का बहुत सारा काम हो जाएगा। और फिर आएंगे लौट के कब आएंगे? 16 मार्च को, ठीक है? हाँ, तो कल जाएंगे, कल से नहीं आना है, ठीक है बेटा? कल से नहीं आना है और सीधा कब आएंगे फिर? 15 तारीख को, 15 जनवरी को, अभी पेपर देने के लिए। 15 को कुछ है तो नहीं ना? नहीं, सोमवार। तो 15 को पेपर देंगे बेटा, ठीक है? और फिर 15 के बाद सीधा कब आएंगे? 15 जनवरी से सीधा 15 मार्च, 2 महीने का गैप रहेगा। बीच में आने की जरूरत ही नहीं है। सर 15 मार्च का पेपर है? नहीं है, सीएस का है, सीएस का है, सेकंड पेपर है। हाँ तो 15 को नहीं बोला मैंने, 16 मार्च को आने के लिए बोला है। 15 को दोपहर को आ सकते हैं। ठीक है बेटा, आप आ जाओ, आप आ जाओ। आप रहेंगे ना? हाँ मैं रहूँगा। ठीक है, आते सर कॉलेज सीधा आप। तो 16 से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा, 16 मार्च से 16 अप्रैल, उम्मीद करते हैं 16 मई तक का टाइम मिलेगा, 2 महीने का। 2 महीने में कैसा शेड्यूल करना है, क्या करना है, वो सब मैं बीच वाले समय में तय करूँगा। मैं भी खूब पढ़ाई करूँगा अभी। आप लोगों का अभी 2 महीने नहीं रहेगा ना, तो उस समय में 11th वालों को मैं वेक्टर और कोऑर्डिनेट अच्छा करा देता हूँ, ठीक है? और आप लोगों के भी सारे पेपर्स बना देता हूँ सीईटी के लिए, जो भी पेपर्स आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है? चलिए, तो अब हम लोगों ने जितना कुछ भी पढ़ा है उसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि थ्योरम्स जो होते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, वो बोर्ड्स के अंदर पूछने का क्या स्कोप है। ठीक है, सबसे पहले बोर्ड पैटर्न को अगर आप समझेंगे तो आपको पता है आपका पूरा पेपर बटा हुआ है 4 हिस्सों में। ये बेटा पूरा पेपर बटा हुआ आपका 4 हिस्सों में। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी। कंपलसरी मार्क्स होते हैं 80 मार्क्स होते हैं, एंड विथ ऑप्शन यही पेपर जाता है 120 112 मार्क का पूरा पेपर। सेक्शन ए होता है बेटा 20 मार्क्स का, जो कंपलसरी होता है। इसमें से अगर आपने कुछ छोड़ दिया तो आप 80 आउट ऑफ 80 नहीं ले सकते। ये कंपलसरी सेक्शन होता है जिसके अंदर आपको 8 एमसीक्यूज होते हैं फॉर 16 मार्क्स एंड 4 छोटे क्वेश्चंस होते हैं फॉर 1 मार्क ईच। ऐसे ये 20 मार्क्स वाला ये आपका सेक्शन ए बन जाता है जिसमें कंपल्शन होता है। ठीक है, 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जिसको 16 मार्क होंगे और 4 एक मार्क के क्वेश्चन है। तो सेक्शन ए हो गया आपका बेटा 20 मार्क का। इसमें जो 8 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे वो आपके किताब में मिसलेनियस के अंदर जो क्वेश्चन दिए होते हैं उन्हीं में से आएंगे। ठीक है, अब हर एक टॉपिक का वेटेज कितना है ये मैंने हर वक्त आपको बता दिया है। फिर भी सबसे बड़े टॉपिक अगर देखे जाएंगे तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, मैथमेटिक्स
एओडी वेक्टर्स है, लॉजिक 8 मार्क। मतलब ठीक है। सबको ही है। वैसे तो आपको वो चीज देखनी नहीं चाहिए, आपको तो सभी आना है। हाँ बेटा देखा ना? टाइम टेबल से। अच्छा हाँ, तो रहने तो आप ही की नोटबुक होगी ना, तो क्यों भाग रहे हैं? हाँ बेटा, सेक्शन बी के अंदर सेक्शन बी के अंदर आपको मेरे ख्याल से 8 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। सॉल्व 8 आउट ऑफ 12 और हर क्वेश्चन को मार्क होते हैं 2 मार्क का एक क्वेश्चन होता है, तो 8 2 16 हो गए। ठीक है, तो 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन मतलब 4 छोड़ सकते हो। छोड़ दीजिए है ना, मतलब ऑप्शन है आपके पास, तो उसमें से टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो टॉपिक आपका अच्छा है उसी क्वेश्चन को चूज करना है सॉल्व करने के लिए। ठीक है, हाँ। सेक्शन सी अगेन होता है 24 मार्क्स का, इसमें भी आपको 8 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस, और एक क्वेश्चन का वेटेज होता है 3 मार्क्स का, तो 24 मार्क्स का ये हो जाता है। और लास्ट के क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं आउट ऑफ 8 क्वेश्चंस एंड 4 मार्क ईच, दैट इज 20। तो ऐसे आपका ये बन गया 20 + 20 40 प्लस 40 80 मार्क्स का कंपलसरी पेपर, और विद ऑप्शन 112 मार्क्स। अब जो थियोरेटिकल क्वेश्चन का स्कोप है वो क्या है? कई बार एक थियोरेटिकल क्वेश्चन इसमें डाला जाता है 3 मार्क्स के लिए। जैसे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कोसाइन रूल पूछा गया था 3 मार्क्स के लिए इसके अंदर। ठीक है, और ये जो 8 क्वेश्चन होते हैं इसमें कंपलसरी बोल रहा हूं मैं, कंपलसरी 2 क्वेश्चन तो थ्योरेटिकल होगी थ्योरम्स 2 कंपलसरी होगी, कंपलसरी 2 तो आनी ही है, और 99% चांस है कि 3 आने हैं। सर वो स्किप भी तो कर सकते हैं। तो वही तो बोल रहा हूं मैं, 8 क्वेश्चन में से अगर ये क्वेश्चन जो कि हमें पता है कि 15 थ्योरम में उसी में से 3 आने ही आने हैं पक्के, जिसका आंसर भी बदला नहीं जा सकता, और इसके विपरीत जो आपको सॉल्व करने के लिए रहेंगे क्वेश्चन वो आपको कंपल्सन में चले जाएंगे अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन छोड़ देते हो। आई बात समझ में? मतलब पकड़ के चलिए कि तीन का पूरा सेक्शन डी आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन के बेसिस पे सॉल्व कर सकते हो 15 मार्क का, और नसीब अच्छा है तो 3 मार्क का एक और थ्योरेटिकल इधर भी पूछा जाएगा, मतलब टोटल 18 मार्क आपको आज पता है कि क्या आने वाला है, और कम से कम 15 मार्क का। अब बात करते हैं सेक्शन ए में से कौन कौन से थ्योरम्स पूछे जा सकते हैं, इसको ध्यान से देखना है, और मैंने सारे क्रॉप करके फोटोज निकाले हैं टेक्स्ट बुक से, वो मैं भेज दूंगा। लेकिन अभी आप देखिए पार्ट 1 से कौन कौन से थ्योरम्स को पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। सबसे पहले आते हैं लॉजिक, सबसे पहले आते हैं लॉजिक के ऊपर, तो लॉजिक में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, दूसरा आते हैं हम लोग मैट्रिसेस के ऊपर, मैट्रिसेस में से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा थ्योरेटिकल। फिर आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो हमारा थर्ड टॉपिक है, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर कुछ नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इसमें एक टॉपिक होता है सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल। बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में गांठ बांध दो कि एक है आपका साइन रूल एंड दूसरा है आपका कोसाइन रूल। स्टेटमेंट दिया जाएगा साइन रूल का कि प्रूव दैट a by sin a is equal to b by sin b is equal to c by sin c is equal to 2r. This is the circumradius. या तो इतना ही थ्योरम पूछा जाएगा या फिर पूरा पूछा जाएगा साइन रूल के लिए। तो मैंने ये थ्योरम का प्रूफ आपको पढ़ाया नहीं था, मुझे याद है, नहीं पढ़ा, क्योंकि उस समय हमने मैंने आपको बताया था साइन रूल क्या होता है वो याद रखिए, इसका थ्योरम जो है बोर्ड में पूछा था, जो मैं आपको लास्ट में कराऊंगा, मैंने बोला था, मुझे याद है मैंने क्या क्या बोला था। हाँ सर। फिर इसके बाद आता है बेटा कोसाइन रूल।
कोसाइन रूल। तो याद रखेंगे इसको हमें प्रूव करना है। फिर आता है कोसाइन रूल। अब कोसाइन रूल में 3 रूल होते हैं। a इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos A equal to A square plus B square minus C square by AC AB ऐसे a स्क्वायर इज इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc इनटू cos a। जो साइड लिया है उसका ऑपोजिट एंगल इसके अंदर आएगा। और इसी में और दो होते हैं जो b स्क्वायर के फॉर्म में लिखा जाता है a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac इनटू cos b। और तीसरा आता है c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab इनटू cos c। अब पिछले साल ये पूछा गया था 3 मार्क के लिए, यहां पर आ रही बात समझ में? तो इन दोनों में से एक तो भाई पूछना ही है उनको। ऐसा कभी नहीं होता कि इन दोनों में से किसी एक को पूछा नहीं है। हाँ, हो सकता है कि साइन रूल इतना ही पूछा जाए, ये सर्कमरेडियस वाला पार्ट हटा दिया जाए, या फिर पूरा ही पूछा जाए। इसमें पूछेंगे तो पूरा पूछेंगे, इसमें भी पूछ सकते हैं। अब मजे की बात देखिए, इसको प्रूव कैसे किया गया है, साइन रूल को प्रूव कैसे किया गया है, इसको कैसे लिखना है आप बुक के अंदर देख सकते हो। मैं बस थ्योरम का प्रूफ समझा देता हूँ आपको। ये हटा दूँ अभी मैं, इसकी कोई मतलब नहीं है। तो साइन रूल को कैसे प्रूव किया बेटा, देखो आपको ये प्रूव करने के लिए उन्होंने एरिया ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज किया है। जैसे आपके पास एक ट्रायंगल है तो स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होता है, ए के अपोजिट का साइड का लेंथ स्मॉल ए होता है, बी के अपोजिट का स्मॉल बी होता है, सी के अपोजिट का स्मॉल सी होता है। ए तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा कि मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी निकालना है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। सही है क्या? यस सर। तो हाफ इंटू बेस क्या है यहाँ पर, मान लो मैंने बेस BC ले लिया, तो इसके लिए हाइट क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हाइट बेस कितना हो गया मेरा, स्मॉल ए हो गया। अब ये अगर मुझे ए, अगर मान लो इसको D बोलता हूँ, अगर मुझे AD निकालना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसको कैपिटल C बोलते हैं हम लोग। Solution of triangle में कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C are the measures of the angle formed at the vertex ABC, और small a, small b, small c are the lengths of the sides opposite to the angles ABC। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं यहाँ पर साइन रेशियो लगा देता हूँ, दैट इज साइन C इज इक्वल्स टू, आपको क्या मिलेगा, ऑपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, जिसका लेंथ b है, तो AD अपने आप क्या मिलेगा आपको, b into sin C। तो AD आपने लिख दिया यहाँ पर b into sin C। अब मजे की बात मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के अंदर किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है आपको, नरोडे किसी भी ट्रायंगल का अगर एरिया निकालना है, मान लो PQR है, अगर इसका आपको एरिया निकालना है, ठीक है, तो इसका लेंथ कितना हुआ रे P, इसका हुआ R और इसका हुआ Q। तो आप क्या करेंगे, हाफ इंटू कोई भी दो साइड्स ले लो, कोई भी दो साइड का लेंथ, मान लो P एंड Q लिया, P इंटू Q, तो आप क्या करेंगे, ये जो इन दोनों ने इनपुट किया हुआ एंगल है ना, वो साइन के अंदर रख देंगे। जैसे मान लो आपने ये दो साइड्स ले ली, हाफ इंटू PR, तो साइन के अंदर क्या आएगा रे, Q। अगर मान लो आपने ये दो साइड्स ले ली, R इंटू Q, तो इसके अंदर क्या आएगा, साइन P। और कैसे आता है ये चीज, जैसे अगर मान लो आपको बेस में ये लेना है, तो यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, फिर आपको sin P इज इक्वल टू वही मिलेगा। अल्टीमेटली आप हाइट फाइंड आउट कर रहे हो ना, तो उसमें इन टर्म्स ऑफ साइन फाइंड आउट करेंगे, करते हैं क्या? यस सर। तो साइन रूल को प्रूव करने का सबसे आसान तरीका क्या है, याद रखना है, इस चीज को जोड़ना है, याद रखना है कि साइन रूल प्रूव करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल होने वाला है, बस इतना याद रखना है। साइन रूल प्रूव करना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का इस्तेमाल होगा। अब एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया आपने लिख दिया हाफ इंटू AB इंटू साइन C, हाफ इंटू AB इंटू साइन C, सही है। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, अगेन लिखना आपको उसी ट्रायंगल का एरिया, लेकिन बेस बदल के, तो हाफ इंटू बेस, अब आपने बेस ले लिया B, C sin A, और बेस अगर B ले लिया तो ये हाइट बन जाएगी, तो C आपका हाइपोटेनस आएगा, तो BC लेंगे तो एंगल क्या आएगा, sin A। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एक बार लिखा जा सकता है, कैसे, देखो कौन सा एंगल लिया है, कौन सा छूट गया है, B छूट गया है, तो उसकी बाजू वाली साइड से ले लो। ये नरवडे स्वतंत्र मार रे, स्वतंत्र मार थोडंसं,
असं चकित होऊन बघायला येते लहान पोरासारखं अपेक्षित. आणखी घेतलं नाही वाटतं विकत, आहे ना? हा? मग कशाला बघायला, कशाला बघतो, नको बघू, घेऊन टाकते. कोणाच आहे? आणि तिन्ही पण काय आहे, एकाच ट्रायंगलचा एरिया आहे तिन्ही पण, तिन्ही सेम झाले ना. अरे एक ही ट्रायंगल का एरिया आहे, तो तीनों सेम हुए कि नहीं हुए? हो हुए कि नहीं हुए? हुए हैं। अगर हुए हैं तो देखियो इसको आप इक्वेट कर सकते हो तीनों को भी. तो आपने तीनों को इक्वेट कर दिया, हाफ इंटू ए बी इंटू साइन सी, हाफ इंटू बी सी इंटू साइन ए, हाफ इंटू ए सी इंटू साइन बी. हाँ बोल के बोले बरं का आपको. हाँ ती पण कशी हात लय करते पाठीमागे, हिला काळे पाणी शिक्षा देऊन टाका पाठवा हिला. हाँ देख, तो बचा क्या रहा आपके पास, ए बी साइन सी, बी सी साइन ए सी साइन बी. अब जो इपसित ध्येय आपको साध्य करना है, तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे ए बी सी से डिवाइड कर दो. डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय ए बी सी. यहाँ ए बी सी से डिवाइड किया, यहाँ ए बी सी से डिवाइड किया, यहाँ ए बी सी से डिवाइड किया, तो ए बी चला गया, बी सी चला गया, ए सी चला गया. तो क्या बचा आपके पास, साइन सी बाय सी, साइन ए बाय ए, साइन बी बाय बी. इसी को उल्टा कर दिया, दैट इज ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी. झालं ना. आता हे ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी हे 2 टाइम्स ऑफ आर येते, हे दाखवायचे. आर क्या है बेटा, सर्कम रेडियस है. सर्कम रेडियस का मतलब क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल को निकाले गए सर्कम सर्कल का, किसी भी ट्रायंगल को निकाले गए सर्कम सर्कल का रेडियस. अब जैसे ये ट्रायंगल है, अब आपको ये प्रूव करने के लिए एक और डायग्राम निकालना पड़ेगा. आ रही बात समझ में? नहीं तो इसी में आप एडजस्टमेंट कर सकते हो. जैसे आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, अब जैसे मैं ये पहले सर्कल निकाल लेता हूँ और फिर इसके अंदर ट्रायंगल निकालता हूँ, है ना? ये होशियारी वाला काम रहेगा ना. हाँ सर. तो ये हो गया आपका एबीसी. अब आपको क्या करना है बेटा, कि जैसे मान लो ये तीनों, ये जो आपका ट्रायंगल है, इसमें आपने किसी भी एक एंगल से डायमीटर है तो ये बरोबर है सर. तिथूनच आपको नहीं, कोई भी एक इसमें से आप किसी भी एक वर्टेक्स में से आप डायमीटर में से पास होने वाली लाइन खींच देंगे. ले मारी ना घड्याळ वाले, ले मारी तुला घड्याळ आता चमकली भेटल जागेवर जमतं तरी उद्यापासून क्लास मी नाही. ते नरवडे तुम्ही घड्याळ दिली होती तुला मी, आणि तुमचे मला वाटतं चांगला माल हात लागून माग जुनी झाली सर. देऊन टाक चल. तेच संपवले ना पेन पेन्सिल. हे पुढे बसलाय बघ. ते काय बोला. ए चोरांनो, काय हा करायला ते करायला त्याचं लाईट जरी वर आला त्याच्याकडे. नकली घड्याळ. त्याची फॉर्म्युला हे लक्षात घ्या, मला सकाळी सकाळी उलट झालेलं बरं का, तरी मी शिकवलं. माझी तब्येत बिलकुल ठीक नाही, तुम्हाला माझ्याकडे बघून वाटत नसेल कारण मी फिटनेस मधला माणूस आहे. पण सिरियसली सांगतो, म्हणजे असं भयंकर झालं तुम्ही जागेवर पडलो. सर थोडं जास्त आलं. थोडं जास्त. थोडं जास्त नाही. तरी विचार केला. तर मला आणखी पण खरखर होईल कसं तरी. तेव्हा सर श्रेवा गळ्याच काढून टाकले ना. विक्स, हां विक्स पाहिजे असं. बरं ठीक आहे नरोडे, लक्ष द्या. मग आता काय करणार आहे, एका व्हर्टेक्स मधून, कोणत्या बी ट्रायंगलच्या एका व्हर्टेक्स मधून तुम्ही काय केलं, डायमीटर मधून पास होणारी लाईन काढली. माझा हा तुमचा डायमीटर आहे ओ. आता मला सांगा, ट्रायंगलचा जो हा सी व्हर्टेक्स आहे, याला जर तुम्ही ह्याच्यासोबत जोडलं तर इथे किती डिग्री ट्रायंगल तयार व्हायला रे?
90 का बरं का बरं कारण अँगल इन्स्क्राइब्ड इन अ सेमी सर्क्युलर आर्क इज ऑफ 90 डिग्री यस 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 सॅम्पल लिस्ट लक्ष दे हे 90 डिग्रीच आहे बरोबर आहे का कारण दिस अँगल इज इन्स्क्राइब्ड इन सेमी सर्क्युलर आर्क 90 डिग्रीचा अँगल आहे ना म्हणू शकता की नाही होय हो मग तुम्ही आता मला सांगा याला काहीतरी नाव दिलं आपण डी समजा आता इथं डी वेगळं दिलं इथे याला डी दिलं म्हणून म्हणलं वेगवेगळं फिगर काढ आणि ह्याच्यातच जर करायचं असेल तर खाली ई म्हणा मग काहीतरी चला ई म्हणूया समजा हा मग तुम्ही मला सांगा आता तुम्ही असं म्हणू शकतात का रे की अँगल एबीसी इज नथिंग बट अँगल एईसी तुम्ही असं म्हणू शकतात का अँगल एबीसी काय रे ते काय 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 घे भाऊ घे. काय 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 नाही तर हवा एक मला सांग. मला बी दे चांगला असं दे मरतो ए अँगल एबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू अँगल एईसी अँगल कोणतं आहे घुमर अरे दे ना भाऊ ना तुला लेट मी सर अरे हे आम्ही लहान असताना बी खात नव्हतो जेव्हा आमच्याकडे पैसे नसायचे तेव्हा बी आम्ही बुमरला रिजेक्ट केलेलं होतं लेट नकली सर कारण त्याची ती ऍड यायची घाण बुम बुम बुमर कुणाला तू याड आहे तुला आवडण्याला कोण ब्रेक करते एबीसी आणि एईसी हे कॉन्ग्रुएंट आहेत जर असतील तर आपला थेरम संपलाय हा अँगल आणि ह्या अँगल ह्या दोघांना जर तुम्ही कॉन्ग्रुएंट आहेत हे दाखवू शकले तर तुमचं थेरम संपलं इथं सर है तो कि इक्वल है ना वो दोनों नाइट में थ्योरम पढ़ा था सर वो एक उससे जेड सर जेड सर वो क्या होता है सर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एबीसी सर दो सिमिलर पॉइंट से अगर दो अलग अलग पॉइंट पर अगर सर्कमफ्रेंस में मान एक ही बेस से करेंगे बनाएंगे तो दोनों इक्वल होंगे दो ट्रायंगल एक ही बेस में बनाएंगे हाँ, तो दोनों हाँ। एक और एक ही सर्कमफ्रेंस करस्पॉन्डिंग एक ही कॉर्ड पे है हाँ बेस अच्छा वैसे बोल रहे थे वो तो एरिया का थ्योरम चल रहा था करस्पॉन्डिंग अरे मेरे एक बात बताइए एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेम आर्क इज आर ऑफ सेम मेजर अब आप एक बात देखिए मुझे अब आप बताइए जो एंगल ए बी सी है तो इसके जो ये बाहु है दोनों हैंड्स ऑफ एंगल से जो भी है उसके जो साइड हैंड्स एंगल हाँ जी हाँ जी हाँ। ये कहाँ से बात हो रहे हैं ए और सी में से मतलब आपके पास आर्क कौन सा है ये वाला आर्क है जिसके एंड पॉइंट्स में से अगर आपके एंगल के हैंड्स जाते हैं तो दैट एंगल इज इन्स्क्राइब्ड बाय दिस आर्क त्याने स्वतःमध्ये सामावून घेतलेले या आर्क ने ह्या अँगलला स्वतः सामावून घेतले कसं कळतं आर्कचे एंड पॉइंट्स मधून हात गेले पाहिजे अँगलचे बर मग हाच आर्क आहे आणि ह्याच आर्क मधल्या आर्क वरचा जो ई पॉइंट आहे त्याच्यावर जो अँगल फॉर्म झाला त्याचे सुद्धा हात याचे एंड पॉइंट्स मधून गेले म्हणजे एकाच आर्कने दोन्ही अँगलला इन्स्क्राइब केलेले मग यांचं मेजर काय झालं सेम झालं जेवढे ह्याचं मेजर तेवढंच ह्याचं मेजर बरोबर आहे मग आता तुम्ही मला सांगा ह्या राईट अँगल ट्रायंगल मध्ये इन ट्रायंगल एईसी ट्रायंगल एईसी मध्ये तुम्ही काय म्हणू शकता रे या अँगलचा साइन रेशो दॅट इज साइन ई इज नथिंग बट व्हाट दिस अपोजिट साइड दिस साइड हॅज लेंथ बी मग साइन ई इज इक्वल टू काय साइन ई इज इक्वल टू काय झालं बी अपॉन हायपोटेनस काय तुमची डायमीटर दॅट इज 2r अरे हायपोटेनस आहे ना अरे साइन ई इज इक्वल टू अपोजिट साइड बाय हायपोटेनस ना मग हायपोटेनस किती आहे रेडियसचा डबल आहे ना 2r लिहू शकता की नाही हे पोरग आता बघत बसल्यावर का अपेक्षित मध्ये आणि पुन्हा नाही समजल्यानंतर पुन्हा थोबाडवर येऊन बसेल हे ढोलं पोरग कळलं सगळ्यांना त्याच्याकडे बघितच नाही मी दुसऱ्याकडेच बघते दुसऱ्याकडे बघून बोलते मला त्याच्याकडे नाही बघते हे पाहिजे आणखी बी नाही कळलं अरे ह्याची गोष्ट करतो मी हे नालायक बघत होतो गाव त्याच्याकडे अपेक्षित आहे का पूर्ण ऐकायला पाहिजे नील आहे इतर ज्याचा
मग मला सांगा sin e इज इक्वल टू b बाय 2r भेटलेले sin e इज इक्वल टू b बाय 2r भेटले पण e कोणाच्या बरोबरीत आहे रे b च्या मग sin e च्या जागी मी sin b लिहू शकतो की नाही नक्कीच मग sin b मला काय भेटलं sin b इज इक्वल टू b बाय 2r मग या 2r ला इकडे नेलं तर 2r इज इक्वल टू मला काय भेटेल b बाय sin b मग b बाय sin b जर 2r च्या बरोबरीत आहे तर बाकी दोघांची इथे बरोबरीत असेल ज्याचं दैव झोपले त्याशिवाय कोणीच काही करू शकत नाही काही पोरं क्लासमध्ये येऊन बी काही फायद्याचे नाही त्यांना किती वेळ बी सांगा बोललो असतो आता पण चांगलं नाही वाटलं हा एवढी इज्जत थोडी राहिली तसं नाही ऐकलं चांगलं वाटलं कोणाला असं ते लक्षात आलं का मग साइन रूलचं कनेक्शन कोणासोबत आहे रे साइन रूल जर पूर्ण साइन रूल प्रूव्ह करायचं असेल तर एरिया ऑफ ट्रायंगल ध्यानात ठेवायचं आणि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी कसा घ्यायचा ज्या दोन साइड्स येतात त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल साइन मध्ये घ्यायचा हाफ इनटू AB इनटू साइन C मी जर म्हणलं हाफ इनटू BC इनटू साइन A मी जर म्हणलं हाफ इनटू AC इनटू साइन B ज्या दोन साइड घेतले त्यांनी इन्क्लूड केलेला अँगल घ्यायचा आणि 2r वाली कंडिशन प्रूव्ह करण्यासाठी काय करायचं त्याच ट्रायंगलचं सेम सर्कल काढायचं कुठल्याही एका व्हर्टेक्स मधून डायमीटर ड्रॉ करायचा त्या डायमीटरच्या एका एंडला तो व्हर्टेक्स असणार दुसऱ्या एंडला ट्रायंगलच्या कोणत्याही एका व्हर्टेक्सने जॉइन करायचं जो राइट अँगल आणि त्याच्यामध्ये काय होईल दोन अँगल कॉन्ग्रुएंट येतील का कारण अँगल इन्साइड इन सेम आर्क कळतंय का आणि मग त्याच्यावरून तुम्हाला हे प्रूव्ह करता येईल मग आता ह्याच टॉपिक मध्ये आणखी एक येतो कोसाइन रूलला प्रूव्ह करण्यासाठी काय करायचं एकच लिहायची काही गरज नाही सगळं त्याच्यात दिलेलं आहे हे काय सेम सगळं व्यवस्थित लिहून दिलेले हे तुम्हाला लिहायचं कसं काय नाही त्याच्यावरूनच कळणार आहे रुद्र घरी जाऊ सॉरी कोई बात नहीं बेटा मुझे बस रे बस कोसाइन रूल बेटा काय झालं कोसाइन रूल बेटा कोसाइन रूल में आपको मान लीजिए प्रूव करने के लिए बोला a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2bc cos a अब इसको याद कैसे रखा जाता है जो साइड होती है उसका ऑपोजिट एंगल यहाँ होता है और जो साइड ली है उसको छोड़ के जो बची हुई साइड से उनके स्क्वायर का एडिशन माइनस उनका 2 टाइम्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन अब इसको प्रूव करना है जैसे मान लो a स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है तो क्या करना है और अगर b स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है तो क्या करना है और c स्क्वायर इज इक्वल टू जो भी साइड लेफ्ट में दिया है उसका वर्टेक्स आएगा ओरिजिन के ऊपर ये गार्ड बांध लो ट्रायंगल तो एबीसी रहेगा विथ स्टैंडर्ड नोटेशन आपको ये प्रूव करना है ना इन ट्रायंगल एबीसी तो अगर आपको a स्क्वायर इज इक्वल टू प्रूव करना है तो लेफ्ट में क्या है a स्क्वायर तो ये तो साइड का लेंथ है ना तो उसका ऑपोजिट वर्टेक्स क्या है a तो ये यहाँ पर आएगा अगर मान लो मुझे b स्क्वायर प्रूव करना होता तो b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर रहता तो यहाँ b आया है तो यहाँ क्या आता b ओरिजिन पे क्या लेंगे a स्क्वायर लिया है तो यहाँ पर a लेंगे अगर b स्क्वायर होता है लेफ्ट में तो अरे देखो एक प्रूव करना है बाकी दोनों उसके सिमिलर है दूसरे दो कौन हो सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos b या फिर क्या पूछ सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपको ये पूछा जाता है प्रूव करने के लिए कोसाइन रूल में ये पूछा जाता है तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a स्क्वायर है तो यहाँ क्या आएगा a वर्टेक्स आएगा अगर ये वाला पूछा जाएगा तो यहाँ क्या आएगा b वर्टेक्स आएगा ये पूछा जाएगा तो यहाँ क्या आएगा c वर्टेक्स आएगा फिर आप ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे अब इस ट्रायंगल के अंदर ये a है तो आप यहाँ BC दीजिए या फिर यहाँ BC दीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आई बात समझ में तो क्योंकि ये वर्टेक्स ना यस सर क्योंकि ये वर्टेक्स ये है तो इसका ऑपोजिट साइड का लेंथ कितना होगा स्मॉल b ये लेंथ कितना हो गया बेटा b और ये लेंथ कितना हो गया स्मॉल c कौन मुझे बताएगा कौन है वो जो इसका मुझे कोऑर्डिनेट बताएगा C, 0 1, 0 C, 0
ठीक से रखा, ठीक। वही कॉमा तुम्हारे मुंह से निकाल के तुम्हारे कपाल पे चिपका दूंगा। सर B कॉमा Because 0 A. B, 0 नरवडे एक्साइटमेंट Because बघून सांगितले रे नालायक. नाही, त्याचं अरे नाही. बाप, मला कळलं. काय झालं तुम्हाला कळलं का? ए तुम्हाला कळलं काय झालं? त्यांनी नाव ABC असं दिलेले पुस्तकवाले मी इथं B इथं C दिलेलं आहे. त्यात कोऑर्डिनेट वेगळे सर बी कॉस ए बी साइन ए असे सर अरे काही खरं नाही हो सर. तुला लाज वाटायला पाहिजे तू पुस्तक पहिले बंद कर आणि इकडे लक्ष दे नाही तर तुला असा मारीन ना बेट्या बंद करते इथं तू कशाला खुश होतो रे एवढा इथं विषय काय चालू आहे समजून घ्यायचा विषय चालू आहे ह्या पोरांना माहित नाही का ओम नरोडे कोण आहे कसं आहे, काय आहे त्याचं ते कोणाला शायनिंग ऑनर कामाची मी इथं विचारते तुम्हाला की बाबा ह्या पॉइंटचा कोऑर्डिनेट काय हा पॉइंट एक्स ऍक्सिस वर आहे वाय ऍक्सिस पासून बी एवढ्या अंतरावर आहे आता तू C, 0 यासाठी सांगतोय कारण मी इथं ABC असा ट्रायंगल घेतलाय त्यांनी ABC घेतलाय त्यांनी वरती C पॉइंट घेतल्यामुळे हा C झाला स्मॉल C नाही सर तसं नाही सर सर तिकडे सर तिकडे सी होता ना तर मला असं झालं की ते डिस्टन्स सी अच्छा मी सी करून ठीक आहे तो आता विषय नाही भैया तू पूर्ण वर्षभर चुकीचं बोलत नाही तू आज शेवटच्या दिवशी मी काय करणार आहे समजा बरोबर त्याच्यावर ठीक आहे तुझ्या चुकलं काही मोठी गोष्ट नाही बर मग आता आता प्रश्न तर तेव्हा उद्भवतो जेव्हा कुणी मला ह्याचा कोऑर्डिनेट सांगू शकेल B चा काय असेल ते B चा कोऑर्डिनेट मला कोण सांगेल जाऊ दे तुम्हाला विचारणं म्हणजे माझा स्वतःचा अपमान करून गेला किती 40 घरी जायचं लागली तर सांगा मला अकरावी पोरं लूस नाही दिली त्याला हे नव्हते सुट्टे नव्हते रिक्षाला त्याच्यामध्ये दिले होते 200 सुट्टे मागे लागले माझ्याकडे त्याला म्हणले घेऊन त्यानंतर मी म्हणतो हा काय रे बरं सांग सांग मी सांगतो. अरे पोलर कोऑर्डिनेट आठवतात का मी शिकवलेले पोलर कोऑर्डिनेट मध्ये या पॉइंटचा कोऑर्डिनेट काढायचं ह्याचं ओरिजिन पासून जे डिस्टन्स असतं पोलर कोऑर्डिनेट काय असतं तुमच्याकडे एक पोल असतो तो घराघरा फिरतो तो घराघरा फिरतो इथून इथपर्यंत गेला समजा थीटा एवढं गेलं सर AB sin C आणि हे डिस्टन्स r आहे झिरो या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट काय असतात r cos AB थीटा sin C म्हणलो मी. r sin थीटा असतात लक्षात आहे का याचे कोऑर्डिनेट काय असतात r cos थीटा r sin थीटा मग इथं b चं a पासून डिस्टन्स किती c आणि अँगल किती बनलेला आहे सी कॉस C cos A. सी कॉस c cos a सी साइन c छोटं सी साइन काही जणांना कळलं काय ज्यांना नवल वाटत होतं एकच काय असे लिहिले बाबा सी c cos a c sin a हे झाले कोऑर्डिनेट झालं कसं साइन रूल मध्ये जसं एरिया ऑफ ट्रायंगल लक्षात ठेवला होता तसं कोसाइन रूल प्रूव्ह करत असताना डिस्टन्स फॉर्म्युला वापरायचा लक्षात ठेवायचा डिस्टन्स BC काय रे a प्रूव्ह काय करायचं a स्क्वेअर लक्षात आलं का मुनी तो ओरिजिन घेतला ओरिजिन जागेवर घेतला होता जर b स्क्वेअर इज इक्वल टू प्रूव्ह करायचं तर इथे b आणि त्याच्या अपोजिट साइड असेल b आणि हेच तुम्हाला डिस्टन्स घ्यायचं मग तुम्ही BC जर घेतलं BC घेतलं तर काय करणार आहे तुम्ही BC स्क्वेअर इज नथिंग बट व्हॉट distance between B and C and how it is taken x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square म्हणजे x2 minus x1 C cos A minus B whole square x2 minus x1 plus y2 minus y1 whole square Yes, sir. BC क्या है A square. बेसिकली ये है ना तो a स्क्वायर इज इक्वल टू देखो क्या प्रूव करना था ये आ गया. हाँ, अब इसका होल स्क्वायर करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर तो c स्क्वायर cos स्क्वायर a माइनस 2 टाइम्स bc cos a प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर sin स्क्वायर a या दोघांमध्ये काय कॉमन आहे रे C square. c स्क्वायर कॉमन आहे ब्रॅकेट मध्ये काय येणार cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a 1 माइनस 2bc into cos a plus b स्क्वेअर म्हणजे यांना जर सोबत लिहिलं तर b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस 2bc तू जर आता वाजीला भेटतो तो बोटच तोडून टाकली सगळी कापून टाकली डायरेक्ट बिना बोटाचा राशी
पेपर लिहिता येणार. पेपर लिहिता येणार नाही. मग लक्षात ठेव एवढे डिसएडव्हान्टेजेस. मी नाही विचार करणार तुला काय कळालं का? ए स्क्वेअर इज इक्वल टू ए बेटा ए स्क्वेअर इज इक्वल टू बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर माइनस 2bc cos ए झालं. आता तुम्हाला ये अगर ये दोनों करना है तो आप इसी तरीके से कर सकते हो. तो बेटा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के ये दो जो थ्योरम्स है साइन रूल कोसाइन रूल आप ये पूछे ही जाते. मतलब पिछले 20 साल के अगर एग्जाम पेपर उठा के देखेंगे 20 साल के एग्जाम पेपर में या 15 साल के एग्जाम पेपर में फेल होने वाले बच्चों का और रेगुलर वालों का तो 30 पेपर हो गए मान लो. तो 30 में से ऐसा समझ लो कि 25 पेपर में इसको पूछा गया है. तो क्या प्रोबेबिलिटी हुई इसकी 25/30 मतलब 5/6 मतलब 6 में से एक बार पूछा जा सकता है. 6 में से 5 6 में से 5 बार पूछा जा सकता है. आवाज बंद करायचं लागलं हैं? हेडफोन हेडफोन हरवले माझे. नको मला तुमच्या कानाला मला लागलं. सर खिशात टाकून घ्या ए आवाज मजा करते चल. नरोडे तू लक्ष दे बरं का. लक्ष देतं. हा. सोल्युशन ऑफ ट्रायंगल मधून हा थेरम येतोय कळतंय. हा चला पुढचा टॉपिक आहे आपला ई पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन. काय याला म्हणतो का? तो पाहिजे ना तेवढं केलं नाही. हा? खरं वाटलं तुला वाईट आलं तर ते हे पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन. तुम्ही काय झपाटा लावलं टाकलं करण्याचं सगळ्यांनी हो ते काय केलं टोपी घालून आला म्हणजे प्लॅन फिसकडला. प्लॅन फसला दाखव ते कधी झालं मला घेऊन ते बाकी डोळे बंद करायला सर नंतर दाबलं सर काढू का? नको तसं नको त्याच्या मनाने उद्यायचं रे आपण जबरदस्ती करणार नको. त्याच्या मनात जर दाखव वाटलं त्याचं टकलं तर दाखवून चला आता कोपऱ्यात बसू. हे भैया पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मध्ये एकच आहे जे विचारलं जातो बऱ्याच वेळेस विचारलं म्हणजे याची प्रोबॅबिलिटी कशी आहे 10 मध्ये किमान 5 वेळेस तरी विचारलेलं अशा काय. तर पेअर ऑफ स्ट्रेट लाईन मध्ये तो थेरम कोणता आहे की होमोजेनियस इक्वेशन in two variable represents pair of line passing through origin. ax square plus twice hxy plus by square is equal to 0 represents pair of lines passing through ओरिजिन हा ना अरे तोच ऐकलं बट आपण passing through origin if h square minus ab is greater than equal to 0. यस सर अत्यंत महत्वाचं थेरम आहे. खूप वेळेस विचारलेलं आहे. त्यांना लाज वाटायला लागली आता किती वेळेस विचारलं म्हणून लिहावं. बऱ्याच वेळेस असं लिहिलं जातं सप्टेंबर 2021 मार्च फेब्रुवारी किंवा मार्च 2022 असं किती लिहायचं. विचारलं होतं हा? यावर मागच्या वर्षी नव्हतं विचार माहिती नव्हतं विचारलं पण 3 मार्कला विचार जाऊ शकतो. मग ह्याचं प्रूफ मी तुम्हाला सांगितलं होतं का? सांगितलं होतं. लाज वाटते मला स्वतः आठवतं. दाखवू का व्हिडिओ काढून? हो हा नो म्हणतोय. हे बघा मी तुम्हाला केसेस सांगितलं होतं ax स्क्वेअर प्लस ट्वाइस hxy प्लस by स्क्वेअर इक्वल टू 0. b 0 झाला तर काय होईल आणि b 0 नसेल तर काय होईल. हे दोन केसेस घ्यावे लागतात याच्यामध्ये. कारण हे इक्वेशन कसं आहे रे दिस इज अ होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री इन x and y. x आणि y मधलं हे होमोजेनियस इक्वेशन आहे. हे इक्वेशन दोन लाईनला रिप्रेझेंट करते ज्या ओरिजिन मधून पास होतात. हे दाखवायचंय तुम्हाला. पण कधी जर हे ग्रेटर दॅन इक्वल टू 0 असेल तर मग याच्यात दोन केसेस बनतात. कोणत्या दोन केसेस की b ची व्हॅल्यू एक तर 0 असेल. का b ची व्हॅल्यू 0 घेतली कारण तुमचं होमोजेनियस इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल मध्ये ही टर्म कंपल्सरी पाहिजे. दोन व्हेरिएबल वाली कंपल्सरी पाहिजे की नाही.
होमोजिनियस इक्वेशन आहे दोन व्हेरिएबल मधलं, मग दोन व्हेरिएबलचं अस्तित्व दिसायला पाहिजे नाही. मग ह्या दोघांपैकी एखादा ऍबसेंट असू शकतं, दोघंही ऍबसेंट असू शकतात. दोघंही ऍबसेंट असणं नॉनसेन्स आहे. मग तर डायरेक्टच x * y = 0 वाला इक्वेशन झालं ना, ते x ऍक्सिस आणि y ऍक्सिसचं इंटरसेक्शन झालं. यस सर. म्हणजे त्यांचं कंबाईंड इक्वेशन झालं. कळतंय का? ए हो सर. चला सर. एक मिनिट उशीर झाला. एक मिनिट उशीर. ए b = 0 जर घेतलं, आता दोन केस बनवलेले आहेत त्याच्यामध्ये. केस 1 मध्ये b = 0 घेतलं तर इक्वेशन काय भेटतं रे? ax² + 2hxy = 0. म्हणजे ते पॉसिबिलिटी सांगते किंवा तुमच्याजवळ जे होमोजिनियस इक्वेशन आहे त्याच्यामध्ये ही टर्म ऍबसेंट असली तर काय होईल, तर ते रिप्रेझेंट करते का दोन लाईन्स पासिंग थ्रू ओरिजिन. तर घेऊन बघा 0 घेतलं, ह्याच्यातून काय कॉमन काढतंय तर x आणि उरलं काय ax + 2hy = 0. याचा अर्थ काय होतो? एक x 0 पाहिजे किंवा ax + 2hy. आता हे पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे, x = 0 म्हणजे y ऍक्सिस इक्वेशन आहे. आणि हे पण पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे, कारण याच्यामध्ये कॉन्स्टंट टर्म ऍब्सेंट आहे. ax + by + c = 0 हे जे इक्वेशन असतं हे पासिंग थ्रू ओरिजिन नसतं, कारण याच्यात कॉन्स्टंट आहे. पण ax + by = 0 हे पासिंग थ्रू ओरिजिन आहे. कळतंय? म्हणजे ही केस तर क्षुल्लक आहे. मग ही केस काय करते, दुसरी केस, की जर b ≠ 0 असेल तर मग तुम्ही याला दाखवण्याचा प्रयत्न करता की बाबा b ≠ 0, तर हे दोन लाईन्सला रिप्रेझेंट करतं का पासिंग थ्रू ओरिजिन, आणि यावेळी तुम्ही परफेक्ट स्क्वेअर करण्याचा डिसिजन घेता. हो. लक्ष देते, b जर 0 च्या बरोबरीत नाहीये तर तुम्ही काय करता, b ने डिवाइड करता. पुस्तकातलं प्रूफ करू नका, यासाठी गाईड मधलं प्रूफ सोपं दिलेलं आहे. ठीक आहे, लिहून घेता का? काय करता? फोटो घेता? फोटो घ्या. हा राईट. सो मी काय हे बघा, हे सोपं आहे, कम्प्लिटिंग स्क्वेअर आहे. सॉरी हे फोटो काढ आणि हे कर. ए b ≠ 0 असेल तर काय तुला कळलं कशाच काढायचं ते? आहे इकडे. ते इथपर्यंत येते वरपर्यंत. आणि पहिले लक्ष दे, ग्रुपवर फेकून मारतो फोटो. ए इथं b 0 आहे का रे? कुठं? b अरे दोनच केस घेतो ना आपण. नाही. ए एवढा थांबा, इथं लक्ष दे. b एक तर 0 नाही तर b 0 नाही, b 0 नाही तर b 0 नाही. जर b 0 असेल तर काय होईल तुम्हाला लक्षात येते, दोन लाईन पासिंग थ्रू ओरिजिन भेटतील. आणि जर b 0 नसेल तर तुम्ही b ने डिवाइड करू शकता ना पूर्ण इक्वेशनला. पूर्ण इक्वेशनला जर b ने डिवाइड केलं तर तुम्हाला काय भेटेल, y² पहिले लिहितोय + 2h x by b into y प्लस a by b. Yes, sir. प्लस a by b x² ax² by b is equal to 0. मान्य आहे? यस सर. पुट काही मूर्खार्थ बोलत नको. b ने डिवाइड केल्याच्या नंतर b हा 0 नाही त्याच्यावर b ने डिवाइड करू शकता. b ने डिवाइड केल्याच्या 0 b ने डिवाइड केल्याच्या नंतर तुम्ही थर्ड टर्मला दिस इज अ क्वाड्रेटिक इन y समजूया. Yes, sir. दिस इज क्वाड्रेटिक इन y. बाकी सगळे कॉन्स्टंट होऊन जाते. Yes. म्हणजे तुमच्या जवळ उदाहरण y² + 2hx by b into y is equal to -ax² by b. आता याला परफेक्ट स्क्वेअर करायचं आहे तर थर्ड टर्म काढावी लागेल. थर्ड टर्म कशी काढतो आपण? डिवाइडेड बाय y चा कोएफिशिएंट 2hx by b डिवाइडेड बाय 2 चा होल स्क्वेअर. मग हे काय होईल रे, 2 2 कॅन्सल होईल. Yes, sir. आणि x² y² + 2hx by b into y प्लस h² x² by b². इकडे ऍड केलं, या थर्ड टर्मला इथे ऍड केलं तर ह्याच्यात बी ऍड करावं लागेल, h² x² by b² minus ax² by b. मग हे कशाचा होल स्क्वेअर झालं रे? y plus hx by b चा होल स्क्वेअर झालं. आणि which is equal to h² x² minus ab x²
डिवाइडेड बाय बी स्क्वेअर. Yes, sir. एक तर मला सकाळी उलट आलं तू बोलायला बी जात काय झालं तेच. So bye. अब मेरे को बताओ अब आपको क्या करना है. आपको आपका अल्टीमेट एम क्या था बताइए कि ये जो इक्वेशन है ये दो लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन रिप्रेजेंट कर रहा है ये बताना है आपको. इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आपने इक्वेशन लिखा. आपको दिखाना है कि ये कंबाइंड इक्वेशन है दो लाइंस का जो पासिंग थ्रू ओरिजिन है या फिर ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है टू लाइंस पासिंग थ्रू ओरिजिन. ये आपको दिखाना था. तो आपने इसको परफेक्ट स्क्वायर की मदद से होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया. अब आप क्या करेंगे देखिए राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है y प्लस hx बाय b होल स्क्वायर. Minus. ये पूरा का पूरा नहीं बस इतना ही है. विच इज इक्वल टू न्यूमरेटर में से क्या कॉमन निकल रहा है बेटा x स्क्वायर और ब्रैकेट में क्या बच रहा है h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b स्क्वायर. टेकिंग स्क्वायर रूट बेटा y प्लस hx बाय b इज इक्वल टू प्लस माइनस x रूट के अंदर h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b. ये मैंने प्रूव इसलिए किया था आपको बताया था क्योंकि फिर हमने सम ऑफ द रूट्स और वो सारी चीजें देखी थी. इसके अलावा हम लोग फॉर्मूला बना ही नहीं सकते थे. Yes, sir. तो y इज इक्वल टू क्या मिला आपको माइनस hx बाय b प्लस x इंटू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय b. या फिर दूसरा इक्वेशन मिला माइनस hx बाय b माइनस x इंटू रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab बाय b. दिख रहा है क्या? जी sir, is right. ये प्लस और माइनस है तो ये hx इधर आके माइनस बनेगा तो माइनस hx बाय b एज इट इज है. एक बार प्लस किया एक बार माइनस किया. अब ये क्या है y इज इक्वल टू माइनस mx प्लस माइनस mx प्लस c है क्योंकि ये पूरे पूरे कांस्टेंट है. ये पूरा c है आपका ये पूरा c है आपका. तो ये इक्वेशन क्या हो गया काय म्हणजे काय करायचं सर आहे काय लिहायला याच्यासोबत m is the slope and y is the m is माइनस सर m is the slope and c is the y. अरे झालं ना तेच आहे ना हे काय सी थोडी आहे बावळ्यांनो. x ला कॉमन काढा ए आम्ही तेच विचारतो. y इज इक्वल टू x ला कॉमन काढा काय भेटेल तुम्हाला माइनस h बाय b प्लस रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab डिवाइडेड बाय हे दोन्हीचं मिळून एकच b झालं इनटू x. हे झालं ना y इज इक्वल टू mx and c 0 h म्हणजे दिस इज अ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन yes sir and this is also another line passing through origin. मग झालं ना हे इक्वेशन वरून दोन लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन भेटले तुम्हाला. Yes, पण sir. ह्या लाइन एक्झिस्ट कधी करतील रे ओनली इफ दिस रूट इज पॉजिटिव. या तो जीरो होना चाहिए या फिर पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि अगर h स्क्वायर माइनस ab का वैल्यू नेगेटिव हो गया तो लाइंस इमेजिनरी बन जाएंगी. सो दिस इज पॉसिबल ओनली इफ h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये आता है ठीक है. h स्क्वायर माइनस ab इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये आता है. तो भाई साहब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हमने देखे. एक साइन रूल देखा एक कोसाइन रूल देखा और फिर इसमें एक और प्रोजेक्शन रूल भी होता है. और ये इसकी संभावना बहुत कम है आस्क पूछने की कि a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b. याद है ये आपको ऐसे तीन होते हैं. हां सर हे यार ये तो क्वेश्चन में विचारलेलं नाही. नहीं तो कुछ भी मत बोलो बेटा. नाही खूप तो अगर ये प्रोजेक्शन रूल है अगर इसको प्रूव करना है तो इसको प्रूव करने के लिए आप कोसाइन रूल का इस्तेमाल करेंगे. आरएचएस लेंगे इसके अंदर cos c का वैल्यू और cos b का वैल्यू डालेंगे और प्रूव कर सकते हो अगर पूछा जाए तो. ये चीज बताइए ए मैं बस कर रहा भैया आवाज भी करती
बताइए बात समझ में आई? हाँ सर। अब इसके बाद में आता है वेक्टर्स। वेक्टर्स के अंदर पहले 4 से 5 थ्योरम मैंने बताए थे कोलिनियरिटी एंड कोप्लिनियरिटी के ऊपर के सर्वे प्रूफ के लिए सारे प्रूफ बताए हुए हैं। अगर एक बार देख लो, स्मरण हो गया है तो स्मरण आ जाएगा फिर से वो 4-5 थ्योरम। फिर उसके बाद में डायरेक्शन कोसाइन से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी हमने देखी थी जिसका प्रूफ भी पूछा जाता है। पिछले बार पूछा गया था L² + M² + N² = 1। एलिमेंट क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, तो इनका स्क्वायर अगर करेंगे और उसको ऐड करेंगे तो 1 आते हैं। तो इसका बहुत आसान प्रूफ है जो मैंने करवा के दिखाया था, देख लेना इसको भी। तो वेक्टर्स में वो शुरुआत के कोलिनियरिटी एंड कोप्लिनियरिटी के ऊपर के सारे थ्योरम्स करने हैं एंड ये बेटा सारे थ्योरम्स करने हैं एंड L² + M² वाला ये करना है। इसके बाद में वेक्टर के अंदर ही आपको बहुत आसान थ्योरम है वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड या फिर पैरेललोपाइड का वॉल्यूम आपको निकालना है। वो क्या होता है? बॉक्स प्रोडक्ट होता है इफ दीज आर द कोटर्मिनस एजेस ऑफ पैरेललोपाइड। इसका भी प्रूफ मैंने दिया था, बहुत आसान प्रूफ है, 3 मार्क के लिए पूछते ही है। मैं आपको लिस्ट बता रहा हूं इनकी कि वेक्टर्स के अंदर क्या क्या करना है। तकरीबन वेक्टर्स के अंदर के सारे थ्योरम्स करने। फिर टेट्राहेड्रॉन का जो प्रूफ है वो इसी से आता है, इसी के तरीके का होता है, 1/6 वाला जो होता है वो भी आपको करना है। और फिर लाइन एंड प्लेन में तो इतने छोटे छोटे इक्वेशंस है जिसमें से ज्यादा पूछे जाने की संभावना पहले ही है। r बार = a बार + लैम्डा b बार वाला पूछते ही नहीं है लाइन और प्लेन के थ्योरम्स, क्योंकि मार्क्स ही इतने कम है उनको, मतलब मार्क्स कम नहीं है, अच्छे मार्क्स है। कितने हैं? 10 है, लेकिन वो क्वेश्चन पूछने नहीं चले जाते। तो और अगर लाइन और प्लेन अगर आप देखेंगे तो बगैर थ्योरम समझे आप क्वेश्चन कर भी नहीं सकते, क्योंकि थ्योरम के प्रूफ बहुत छोटे हैं लेकिन लॉजिकल है बहुत ज्यादा। आ रही हो समझ में? यस सर। तो इसके बाद एलपीपी आता है, एलपीपी से कुछ नहीं है। ये पूरा कुल मिला के पार्ट 1 का है। अब मजा देखिए कि जो आपका सेक्शन डी होता है जिसमें 4-4 मार्क के क्वेश्चन आते हैं, है ना, उसमें जो 2 थ्योरम्स पूछे जाएंगे, 2 या 3 थ्योरम्स पूछे जाएंगे, उनमें से कंपलसरी एक पार्ट 1 से होगा ही होगा और पार्ट 2 से एक होगा ही होगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है? कुछ भी नहीं समझ गए सर। क्या ये बात कर रहे हैं? तोमड़ा मारूंगा अलग आहे ना. चला थोडं 1-5 मिनिट रेस्ट घेतो. लय वेळ झालं बोललो, घंटा झालं बोललो. हां मग आता मला सांगा, पार्ट 1 चं क्लिअर झालं सगळं थेरॉटिकल. आता पार्ट 2 ची गोष्ट करूया. थोडा ब्रेक घ्यायचा का? हो सर. हां हो सर. ठीक आहे. नाही, आज संपूर्ण स्टाफ येत नाही. मी थोडंसं हे झालं ना, आज संपूर्ण स्टाफ येत ना. मला काही नाही, आता ह्याच्यानंतरची सांगेल ना मी तुम्हाला. जास्तीत जास्त अर्धा तासाचं असेल, 20-25 मिनिटाचं डेलिव्हरीचे काय काय सांगितलं. ठीक आहे, चला भेटू आणखी 10-15 मिनिटांत.